आज हम सी टेट 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एम सीरीज़ के सीडीपी वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। हम ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सीडीपी का जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी। इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स दी थी? पहली टर्म थी MKO, सेकंड टर्म था इनका स्कैफोल्डिंग और थर्ड टर्म था इनका ZPD। जो MKO होता है उसमें हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज़ आती है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे बंदे से बात करेंगे जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसकी मदद से हम अपने गोल को अचीव करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर MKO। स्कैफोल्डिंग होता है पाड़ या ढांचा निर्माण। इसका दूसरा नाम आजकल यूज़ करते हैं आलम्बन। ठीक है, इसके फोल्डिंग में सेम चीज़ होता है लेकिन यूज़ हम किसको करेंगे? MKO को। थर्ड होता है आपका ZPD। ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। मान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल ग्रोथ है कि आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं, लेकिन MKO की मदद से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर आप किसी दूसरे बंदे की मदद से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। वाइगोत्स्की ने ये चीज़ कभी नहीं बोली थी कि आप बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान प्रदान कर दो या फिर उनको सीधे जानकारी प्रोवाइड कर दो। इसमें क्या होता है, बच्चा सीधे रटना स्टार्ट करता है, आप इस बच्चे के कभी भी कोग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सेकंड है आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग अभी आपको समझाया कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा है उसके आप गाइडेंस में धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे। थर्ड है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। आप किसी भी बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंडेड नहीं छोड़ सकते। स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसको किसी भी चीज़ में गाइड ना करें। फोर्थ है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जहाँ पर केवल वर्ड लग जाता है वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, हम उसको वही काम नहीं देंगे जो वो वर्तमान स्वरूप में कर पाएगा। एक चीज़ ZPD जो होती है, मान लीजिए अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में समझें कि मान लीजिए आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, आप साइकिल चलाना जानते हो, लेकिन उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बड़ों की मदद लेंगे। बड़ों में कौन होगा? आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सोशलिटी है। ठीक है, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, साइकिल को और ज़्यादा इम्प्रूव करके चलाना सीख जाएंगे। तो ये जो बीच की जो ये आप पाथ तय करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके सॉरी, सो द करेक्ट आंसर इज 2। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। यानी कि किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एक बात पता होगी कि जो विकास होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है इन्फेंसी, एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है एडोलेसेंस एंड द फोर्थ वन इज़ अडल्टहुड। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि जो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप एडल्टहुड स्टेज में एंटर करते हैं आप सोशल होना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों के पीयर ग्रुप बनने लगते हैं जिसमें धीरे धीरे अपना इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन शुरू करने के लिए माना जाता है। एग्जैक्टली जो किशोरावस्था की एज होती है दैट इज़ 12 to 18। इस एज में क्या होता है, आपकी प्यूबर्टी एज जो होती है वो 12 साल होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। करेक्ट है, आप फिजिकली डेवलप्ड होने लगते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी में भी चेंजेस होने लगते हैं। सो बेसिकली यू बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस। जो किशोरावस्था है वो बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका एडोलेसेंस होता है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं।
12 से 18 साल में आप देखिएगा कि बॉडी थोड़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप हर चीज़ को देखने का परसेप्शन बहुत अलग होता है और आपकी धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति इम्प्रूव होती है। फोर्थ है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के बच्चे एक ही तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते। 12 साल की एज में सारे बच्चे, ये बात सही है कि किशोरावस्था की एज में जाते हैं, लेकिन एक तरीके से एंटर करें ये गलत है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को 13 साल की एज में जितने अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मेरा कल्चर जिस तरीके का है, ज़रूरी नहीं कि मैं 13 साल की एज में उस चीज़ को समझ पाऊँ। हो सकता है मैं जब 15 साल की हो जाऊँ तब उस चीज़ को अच्छे से समझूँ। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। इसने पूछा है कि सुजाता जो है वो डांस कॉम्पिटिशन में केवल इसलिए पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। तो वो पूछ रहा है कि सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता प्रयास शिक्षार्थी है। जो मोटिवेशन होता है ना, वो हमेशा दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, उसमें आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन जबकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये हमेशा बाहरी चीज़ों से आपको अफेक्ट करेगा। आपको पैसे मिलेंगे, आपको कोई वैलिडेशन मिलेगा, ये उस चीज़ की तरफ लेके जाएगा। जैसे समाज में आपकी प्रशंसा हो तो उस वो आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं। इंटरनली होता है कि जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं। जैसे सुजाता जो है वो डांस में क्यों पार्ट कर रही है, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या होगा, बाहरी रूप से प्रेरित। आंतरिक रूप से प्रेरित ये नहीं है। महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, नहीं। मास्टरी ओरिएंटेड जो लर्नर होते हैं वो हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए आगे तत्पर रहते हैं, तो ये हमेशा इंटरनल मोटिवेशन होता है। फेल्योर अवॉइडिंग लर्नर जो होते हैं वो भी हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। यानी कि शिक्षार्थियों के बीच जो विभिन्नताएं होती हैं उनको संबोधित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा जो ओपिनियन है, मान लीजिए ये कोई बच्चा ए है, ये कोई बच्चा बी है, इसका जो ओपिनियन होगा ज़रूरी नहीं वो बी से मैच हो, बी का जो ओपिनियन है वो ज़रूरी नहीं सी से मैच हो। तो जो डिफरेंसेस हैं उनको असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं। आप उस चीज़ को कमी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ऑब्वियसली। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, नहीं। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रिजिड करिकुलम नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार के लिए हम यूनिफॉर्म करिकुलम फिर भी ला सकते हैं, लेकिन हम एक रिजिड करिकुलम को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए जो डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हमें ह्यूमन नेचर समझना पड़ेगा कि एक बहुत ऑब्वियस फीचर है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे का मानना था कि जो ज्ञान है वो कैसा है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है, दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। इसमें पहला जो है वो कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, ये बिल्कुल सही बात है। हमेशा याद रखिएगा जो जीन पियाजे थे उन्होंने एक ही चीज़ समझाई थी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। बच्चे के अंदर कोई इनबिल्ट नॉलेज नहीं होती है कि वो जन्म से लेके आता है, नहीं। वो हमेशा अपने ज्ञान को खुद, आप बच्चे को फ्री छोड़िए, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय ज्ञान बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, नहीं। ये हेरिडिटी नहीं होती कि ट्रांसफ़र हो जाए, पेरेंट्स से बच्चे में आए, नहीं। अधिक जानकार लोगों के साथ, ये वाइगोत्स्की ने कहा था, MKO और इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट है, दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है, नहीं। जो नॉलेज होती है वो आपकी विजिबल नहीं होती है कि आप उसको मेज़र कर सकें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज़। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है, जो डेली बेसिस पे होती है, जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसमें जो असेसमेंट होता है वो गतिशील होता है, बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ होता है, नहीं।
या वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें आप बच्चे की जो नॉलेज है उसको जज नहीं कर सकते। समेटिव होता है यानी कि ईयर एंड में हो, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मेटिव होता है, नॉर्मेटिव आपके समेटिव एग्जाम्स ही होते हैं जो सारे बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड पेपर सेट होता है। नहीं, जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी ना उसमें असेसमेंट हमेशा डायनामिक होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? इसने बोला है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण से प्राप्त जानकारी का अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे स्टोर करने के लिए ज़रूरी होती है। आपको कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के लिए चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी चीज़ में क्या हो, अटेंटिव हो। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अटेंटिव नहीं है तो वो आपके दिमाग में कभी भी स्टोर होके नहीं रह सकती। ठीक है, पहला स्टेप होता है अटेंशन, फिर है क्षय होना। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में से डिलीट होने लगती हैं। सेम फॉरगेटिंग होती है। और जो रिट्राइवल होता है वो होता है जो यूजुअली हम लोगों के साथ एग्ज़ाम टाइम में होता है कि हम चीज़ें याद करके जाते हैं, समझ के भी जाते हैं, लेकिन एक ब्लर हो जाता है जिसको हम वापस से रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। क्या है कि वातावरण से जो प्राप्त जानकारी होती है उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपका अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन? जहाँ पर भी एनालाइज वर्ड आ जाना है वहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं होता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है टू किल अ मकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल अ मकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? और टू किल अ मकिंगबर्ड का नायक कौन है? ये एक कोई नोवेल है टू किल अ मकिंगबर्ड। अगर इसमें आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लॉट क्या है तो बच्चा इजीली बता देगा। थीम क्या है बच्चा इजीली बता देगा। ऑथर सिंबल कैसे यूज़ किया है बच्चा बता देगा। प्रोटैगनिस्ट कौन है यानी कि नायक कौन है। इन तीनों क्वेश्चंस में जो है बच्चा क्रैमिंग करके आंसर देगा, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस है, बच्चे को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास का कथानक क्या है यानी कि एग्जैक्टली नोवेल का प्लॉट क्या है, तो उसके लिए पहले उसको पूरी नोवेल पढ़नी पड़ेगी, तभी वो उस चीज़ को अपने वर्ड्स में डिफाइन कर पाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। जहाँ पर एनालाइज करने की बात आ जाएगी ना, दैट मीन्स आप उस बच्चे की नॉलेज को जज कर रहे हैं, वहाँ पर आप वन लाइनर में बच्चे को नहीं जज कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को जनरली हम क्योंकि लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस बिकॉज कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो शिक्षक होते हैं उनको निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उनको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण होता है उसका अर्थ है कि टीचर थिंकिंग वाला हो, यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो उसकी, मतलब वो समय समय पे अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करे, चीज़ों को चेंज करे, मतलब वो उस चीज़ को चिंतन करे कि हमें अब चेंज होने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। एक ही आर सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। इन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कैरोल गिलिगन क्रिटिक, मतलब बेसिकली कोलबर का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसकी कैरोल गिलिगन ने आलोचना क्यों की थी? उन्होंने इसकी आलोचना इसलिए की थी क्योंकि कोलबर के जितने भी नियम थे वो सारे नारीवाद जो है उसको इग्नोर कर रहे थे, यानी कि उन्होंने फीमेल स्टीरियोटाइप जो है उसको मेंटेन किया था, उन्होंने लेडीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सो दैट्स वाई कैरोल गिलिगन जो है उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। पहला है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1।